वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन से रिलेटेड जो ट्रेड का जो पेपर होता है दोस्तों, और इस ट्रेड पेपर को क्वालिफाई करना भी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप ट्रेड क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और अदर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये ट्रेड से रिलेटेड जो सीरीज हमारी इस समय पे चल रही है, हर रोज सुबह 8 बजे चलती है क्लास हमारी। दोस्तों इस समय पे जो हम ट्रेड में पढ़ रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में दोस्तों हम लोग यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों आप लोगों को यानी कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड इन सारे क्वेश्चनों को देखना है, ताकि दोस्तों आपका कोई भी ट्रेड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना बच पाए और ना ही कोई क्यूरी रह पाए। तो दोस्तों आज हम लोग इस ट्रेड का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पढ़ेंगे, और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे दोस्तों टोटल 1 से लेकर के 75 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हम लोग पढ़ना एवं देखना या सॉल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि इसमें लिखा है ट्रेड में इससे बाहर कुछ नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे दोस्तों हम टोटल 30 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अगर आप दोस्तों इन 30 प्रैक्टिस सेट को अध्ययन कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से दोस्तों आपको बता दूं कि ये ट्रेड से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये खासकर दोस्तों टेक्नीशियन और एएलपी का जो सेकंड सीबीटी होगा और टेक्नीशियन जो होगा दोस्तों और जेई, इन सभी एग्जामों के लिए दोस्तों ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। लाइन वोल्टेज पर, लाइन धारा पर, लाइन धारा और वोल्टेज पर, उपर्युक्त सभी पर। तो मानव शरीर पर बिजली के झटके का जो प्रभाव होता है वो दोस्तों लाइन वोल्टेज पर होता है। किसमें होता है? लाइन वोल्टेज पर। अब बात समझिएगा, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। 90 वोल्टेज तक की आपूर्ति यह मानव शरीर पर विपरीत झटका दे पाती है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे झटका तीव्र होता जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको कंफर्म ये हो गया कि पहले का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। लाइन वोल्टेज की वजह से मानव शरीर में बिजली के झटके का प्रभाव निर्भर करता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा गया है कि ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार डॉट डॉट अग्निशामक है। देख लीजिएगा, कह रहा ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार है सोडा अम्ल अग्निशामक। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया है सोडा अम्ल, ये दिया गया है ए ऑप्शन। तो 2 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार सोडा अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों? सोडा अम्ल होता है। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र ईथेन की आग से बचाव हेतु लगा होता है। देखिए, सोडा जो अम्ल लगा होता है वो ईथेन से, यानी कि ईथेन की आग से बचाव के हेतु लगा होता है, और हर औद्योगिक इकाइयों में ये होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन, कहा गया धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। धातु के तार में विद्युत प्रवाह होता है, तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? धातु का प्रवाह, यानी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रॉन के कारण, आयन के कारण, प्रोटॉन के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। तो धातु के तार में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वह चालक उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 का भी विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 3 के बाद हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। निलंबन प्रकार का, स्ट्रेन प्रकार का, इनमें से सभी
इनमें से कोई नहीं। देख लीजिएगा यहाँ पे इसने जो बताया, यहाँ पे इसने कहा, इसके कहने का मतलब है कि उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। निलंबन प्रकार का, स्ट्रेन प्रकार का, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा राइट हो जाएगा वो ए, उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है, वो निलंबन प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो यहां पे अगर आप दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा चौथे का वो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों अगर आप देखेंगे और अगर इसके बारे में कुछ जानेंगे तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, देख लीजिएगा उच्च वोल्टता अनुप्रयोग है तो हम लोग निलंबन प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। पिन टाइप 33 केवी या 33 किलोवाट तक प्रयोग होता है और स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर लाइन के अंतिम सिरे एवं मोड़ का प्रयोग होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहां पे अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा वो राइट हो जाएगा ए ऑप्शन के साथ। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों देख लीजिएगा 4 के बाद हम लोग 5 नंबर देखेंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 4 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा और इस पे हमारा कहा गया है कि ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है। ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है खुला परिपथ, लघु सर्किट, कोई प्रभाव नहीं, ड्राई सोल्डर नामक कोई पद नहीं होता है। तो 5वें का देखेंगे तो ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम कुछ नहीं होता है। देख लीजिएगा जिसका परिणाम कुछ नहीं होता है, यानी कि ड्राई सोल्डर नामक कोई पद नहीं होता है। यहां पे देख लीजिएगा ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है, तो डी ऑप्शन ड्राई सोल्डर नामक कोई पद नहीं होता है। तो ये क्या होता है, सोल्डर एक मिश्र धातु है, यह टिन एवं लेड से मिलकर बना होता है। देखिए सोल्डर क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो सोल्डर क्या है, सोल्डर एक मिश्र धातु है। सोल्डर एक आगे हम लिख देंगे मिश्र धातु है। सोल्डर एक मिश्र धातु है। यह दोस्तों किससे, टिन, टिन को अगर बोलेंगे तो इसको हम एसन से, टिन और देखिए टिन और दोस्तों पीबी यानी कि लेड, टिन और लेड, देखिए लेड यानी कि पीबी, पीबी से मिलकर बनता है, से मिलकर बना होता है। तो यहां पे दोस्तों देखेंगे 5 का हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर दोस्तों देख लीजिएगा और 6ठा नंबर में कहा है कि डिले फ्यूज किसके रक्षार्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं। डिले फ्यूज किसके रक्षार्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं, शक्ति निकास परिपथ के, डीसी मोटर्स के, प्रतिदीप्त लैंप के, प्रकाश परिपथ के। डिले फ्यूज किसके रक्षार्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं, तो ये प्रयुक्त होते हैं दोस्तों डीसी मोटर्स में प्रयुक्त होते हैं। डिले फ्यूज किसके रक्षार्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं, डीसी मोटर्स हेतु। यानी कि 6 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यह फ्यूज समय देरी के लिए प्रयोग होते हैं। डिले फ्यूज डीसी मोटर में प्रयुक्त होते हैं, यह फ्यूज समय देरी के लिए प्रयोग होते हैं। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 6 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 7वां नंबर और 7वें नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि 15 वोल्ट विभवांतर बल की बैटरी से जुड़े एक प्रतिरोध में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिपथ को 5 सेकंड बाद वियोजित कर देते हैं। उपर्युक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विसरित शक्ति 30 वाट है, बैटरी द्वारा विसरित ऊर्जा 75 जूल है, प्रतिरोध का मान 7.5 ओम है, प्रतिरोध से कुल 10 कूलाम आवेश गुजरता है। तो यहां से अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। ये जो देखिए धारा यानी कि आई, अगर आप देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन तो यहाँ पे आई कितना दे रखा है, 2 एम्पियर दे रखा है, AMP देखिए 2 एम्पियर आप लिख दीजिएगा। धारा कितनी दे रखा है, 2 एम्पियर दे रखा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 एम्पियर। धारा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है 2 एम्पियर, ठीक है 2 एम्पियर हो गया। अब अगर दोस्तों देखेंगे
कह रहा ना 5 सेकंड के बाद, तो टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है 5 सेकंड दे रखा है, ठीक है, टी हो गया 5 सेकंड हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा V कितना दे रखा है, V 15 वोल्ट दे रखा है, V कितना दे रखा है, 15 वोल्ट दे रखा है। हमको निकालना दोस्तों क्या है, हमको निकालना है R, R बराबर जानते हैं V अपान का I, तो V कितना दिया गया है 15 और I कितना दिया गया है 2, तो यहां से आ जाएगा 7.5 ओम आ जाएगा, हमारा R आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, मान लीजिए हमको P निकालना है, तो P बराबर हम फार्मूला जानते हैं V स्क्वायर अपान का R, तो V स्क्वायर दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया हमारा 15, तो 15 15 हम 225 हो जाएगा, R स्क्वायर आ गया 75 यानी 7.5, तो 7.5 का जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे हम रख देंगे 7.5 रख देंगे, पॉइंट हटाया ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। अगर इसको कट करेंगे देखिए 25 तिरको 75, 25 नौया 225 और ये कट जाएगा 30 बार में, तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों देख लीजिएगा, P का वैल्यू आ जाएगा 30 वाट आ जाएगा, देख लीजिएगा 30 वाट आ गया, P का वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है भाई। अब आगे अगर देखेंगे तो P का वैल्यू निकाल लिया, हमको निकाल कर रहा है कर देते, तो ऊपर संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देख लीजिएगा वो धारा निकालेंगे, तो अब हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT होता है। I का मान दोस्तों हम निकाल चुके हैं, हमको पता है 2 और T का मान पता है 5, तो यहां से आ जाएगा 10 कूलाम आ जाएगा, 10 कूलाम आ गया। अब अगर दोस्तों ऊर्जा निकाली जाए, अब यही ऊर्जा की बात की गई है, तो ऊर्जा निकालेंगे, तो ऊर्जा बराबर हमारा क्या होता है, शक्ति इंटू समय होता है, देख लीजिएगा शक्ति इंटू हम यहाँ पे समय निकालें, तो शक्ति हम कितना निकाल चुके हैं, शक्ति निकाल चुके हैं दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे P यानी कि पावर यानी कि 30, देखिए शक्ति कितनी है 30, समय कितना निकाल चुके हैं दोस्तों देख लीजिएगा, समय हमको 5 पता ही था, हमने 5 रख दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 जूल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150 जूल। दोस्तों देख लीजिएगा ये जो हमारी ऊर्जा आ गई है यानी कि एनर्जी आ गई है, कितना आया है 150 जूल, 150 जूल दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे हमारा दिया गया है, ये दोस्तों देख लीजिएगा, मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसने कहा है विसरित शक्ति 30 वाट, बैटरी द्वारा विसरित ऊर्जा 75 जूल और प्रतिरोध का मान 7.5 ओम। तो देख लीजिएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से अगर देखेंगे देखिए ये जो हमने प्रतिरोध निकाला है, देखिए 7.5 ओम, देखिए प्रतिरोध का मान 7.5 ओम, ये सही निकला है। प्रतिरोध से कुल 10 कूलाम आवेश गुजरता है, देख लीजिएगा 10 कूलाम आवेश गुजरता है, देखिए ये 30 ये हमारा 7.5 आया, ये पहला आंसर हो गया, 10 कूलाम ये दूसरा आंसर हो गया, और विसरित शक्ति पावर 30 वाट दोस्तों देख लीजिएगा तीसरा आंसर हो गया। लेकिन बैटरी ऊर्जा विसरित ऊर्जा 75 जूल दिया गया, यहाँ पे 150 जूल आया है, तो कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये तीनों सही हैं, विकल्प नंबर बी गलत है, यही कह रहा कथन सही नहीं है, तो गलत कथन हमारा बी हो जाएगा, तो 7 का दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 7 के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि चुंबकीय फ्लक्स का लोहे के कोर में संतृप्तिकरण होने को क्या कहते हैं। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का लोहे के कोर में संतृप्तिकरण होने को क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कहेंगे, अतिसंचालकता कहेंगे, रिलेटिविटी कहलाएंगे, इनमें से कोई नहीं कहेंगे। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का लोहे के कोर में संतृप्तिकरण होने को क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, हिस्टेरिसिस। देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है, तो 8 का दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों देख लीजिएगा 8 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 9 का नंबर, देख लीजिएगा 9वें नंबर में क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि एक समृद्ध तरंग समीकरण I14 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन 5 ओमेगा टी द्वारा दिया गया है, धारा का RS मान एम्पियर में होगा। तो देख लीजिएगा धारा का RS एम्पियर मान पूछा गया है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां पे कुल मिलाकर के 8 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया था। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन अगर यहां से देखें, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों इसको हम इस प्रकार से जगह बना रहे हैं यहाँ पे। देख लीजिएगा 9वें नंबर क्वेश्चन पे अगर आप देखेंगे
तो हम यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है आई बराबर, देख लीजिएगा आई बराबर दे रखा है 14 साइन ओमेगा टी दिया गया है, 14 साइन ओमेगा टी प्लस का 2 साइन 5 ओमेगा टी दे रखा है। ठीक है भाई, अब देख लीजिएगा यहाँ पे वी एम बराबर हमारा हो जाएगा वी आर एम एस इंटू दोस्तों हमारा होता है इंटू अंडर रूट 2 होता है। ठीक है भाई, अब देख लीजिएगा आई आर एम एस बराबर हो जाएगा, फिर देख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा आई एम ए एक्स आई मैक्स बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देख लीजिएगा, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 14 बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा इसका भाग देंगे तो 9.909 हो जाएगा, लगभग इतना आ जाएगा हमारा। तो यहां से अगर आप देखेंगे, अब देख लीजिएगा भाई यहां से अगर देखेंगे तो एक तो वैल्यू हमारी ये यहां से आ गई, दूसरी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो देख लीजिएगा दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो ये वीएम बराबर आ जाएगा 2 अपान का अंडर रूट 2 रखेंगे। देख लिए एक बार हमने 14 रख दिया, देखिए 14, एक बार ये 2 रख देंगे, देखिए एक बार 14, एक बार ये वाला 2 रख देंगे, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 1.99 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब हमको निकालना क्या है, v, देखिए वी आई आर एम एस निकालना है, तो अंडर रूट देख लीजिएगा लगा के 9.09 ये लिख देंगे, 9.90 लिख देंगे ऐसे, इतने का स्क्वायर देख लीजिएगा जीरो है। ठीक है भाई, इतने का स्क्वायर, अब प्लस का 1.99 रख देंगे, प्लस का 1.99 रख देंगे, यानी कि इतने का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारा 10 एम्पियर आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 10 एम्पियर। देख लीजिए क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा दिया कितना गया है हमारा 10 एम्पियर, तो ये 10 एम्पियर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कहाँ दिया गया है, ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा 9 का यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 9 के बाद हम लोग 10वां नंबर देखेंगे, और 10वें नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा है कि प्लेट अर्थिंग में, देखिए प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती है। तो यहाँ पे प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित में बनाई जाती है, तो जस्तीकृत लोहा या कापर का बनाया जाता है, जस्तीकृत लोहा या कापर का बनाया जाता है। तो 10 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 10 के बाद हम लोग 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर में कहा है कि जीनर डायोड का मुख्य कार्य है, जीनर डायोड का मुख्य कार्य आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना होता है। जीनर डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है, आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना होता है। 11 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 11 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि सेतु दिष्टकारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनको बड़े साइज के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, इनको कम इनपुट की आवश्यकता होती है, इनको कम चरम उत्क्रम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, उपरयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि सेल दिष्टकारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ब्रिज दिष्टकारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनको कम चरम उत्क्रम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, इनको कम चरम उत्क्रम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 12 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ब्रिज दिष्टकारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनको कम चरम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। विकल्प नंबर हमारा 12 क्या सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 12 के बाद हम लोग देखेंगे 13 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन तो दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है प्रवर्धक के रूप में, स्विच के रूप में, ए तथा बी दोनों के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है प्रवर्धक के रूप में, स्विच के रूप में, ए तथा बी दोनों के रूप में, उपरोक्त या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है, ए तथा बी दोनों के रूप में, देख लीजिएगा प्रवर्धक के रूप में भी
इसका प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर का, और स्विच के रूप में भी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ए और बी दोनों हमारा हो जाएगा। तो 13 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, मोटर नियंत्रक प्रणालियों में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, ट्रांजिस्टर का। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 13 के बाद 14 नंबर, और 14 नंबर में कहा है कि एक आदर्श ओपी एम्पियर में होना चाहिए। एक आदर्श ओपी यानी कि ऑपरेशन एम्पियर में होना चाहिए। तो अनंत वोल्टता लाभ में होना चाहिए। दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से अगर आप देखेंगे तो अनंत वोल्टता लाभ एवं दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए एक आदर्श ओपी एम्पियर में होना चाहिए, अनंत वोल्टता लाभ, अनंत इनपुट प्रतिरोध एवं शून्य आउटपुट प्रतिरोध, यानी कि 14 का जो दोस्तों दिया गया है डी ऑप्शन, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अनंत वोल्टता लाभ होना चाहिए, और आदर्श ऑपरेशन एम्पलीफायर में एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जिसका मूल्य कार्य दो इनपुट सिग्नलों के अंदर प्रवर्धित करता है। तो यहां से देखेंगे तो 14 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 14 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 15 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि ऑसिलेटर परिवर्तित करता है एसी को डीसी में, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, डीसी को डीसी को एसी की वांछित आवृत्ति में, क्षीण सिग्नल को प्रवर्धित सिग्नल में ऑसिलेटर परिवर्तित करता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ऑसिलेटर जो होता है वो प्रवर्धित करता है, वो ऑसिलेटर दोलित क्षीण सिग्नल को प्रवर्धित करता है। यानी कि क्या करता है दोस्तों, क्षीण सिग्नल को प्रवर्धित करता है। ऑसिलेटर जो परिवर्तित करता है वो क्षीण सिग्नल को प्रवर्धित करता है। 15 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, दिया गया है, कहा गया है कि FIFO डॉट डॉट की व्यवस्था से बनाया जाता है। FIFO डॉट डॉट की व्यवस्था से बनाया जा सकता है। तो ये दोस्तों रजिस्टर की व्यवस्था से बनाया जा सकता है। रजिस्टर यानी कि शिफ्ट रजिस्टर आप कह दीजिएगा। तो डी ऑप्शन में दिया गया, देख लीजिएगा, शिफ्ट रजिस्टर की व्यवस्था से बनाया जा सकता है। यानी कि 16 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। डेसिबल में दर्शाई ऋणात्मक लाभ सीमा एक डॉट डॉट तंत्र है। डेसिबल में दर्शाई ऋणात्मक लाभ सीमा एक तंत्र है। स्थिर, न्यून अवमंदित, क्रांतिक अवमंदित, अस्थिर। तो यहां पे अगर देखेंगे 17 में जो डेसिबल होता है, डेसिबल में दर्शाई लाभ सीमा एक अस्थिर तंत्र होता है। क्या होता है, अस्थिर तंत्र, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 17 है दोस्तों। 17 का भी हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 17 का विकल्प नंबर डी के साथ राइट बनेगा। और 18 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा गया है कि अर्थ वायर की पहचान के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ण कोड है। तो दोस्तों हरा होता है। अर्थ वायर अथवा ग्राउंड वायर आप कहेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय वर्ड कोड होता है हरा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, डी ऑप्शन 18 का देखेंगे तो डी के साथ यहां भी क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, आर फेज के लिए, देखिए आर जो होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये ग्रीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अर्थ वायर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए तो न्यूट्रल वायर को दोस्तों हम लोग किससे देख ले, पहले क्या होता है यहाँ पे RYBN, देखिए आर फेज के लिए, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो आर फेज के लिए ये रेड होता है। फिर दोस्तों देखेंगे वाई फेज के लिए, वाई फेज के लिए देख लीजिएगा, वाई फेज के लिए हो जाएगा येलो, पीला यानी कि येलो यानी कि पीला, रेड मतलब कि लाल। अब देख लीजिएगा वाई के बाद अगर देखेंगे तो एक बी फेज के लिए होता है यहाँ पे ब्लू, BLUE, ब्लू माने दोस्तों हो जाएगा नीला भी होता है, ठीक है ना। एक बच रहा हमारा देखिए न्यूट्रल वायर, तो न्यूट्रल वायर को दोस्तों किससे डिनोट करेंगे, N से। देखिए न्यूट्रल वायर को N से, इसको लिखेंगे NEU TRAL, न्यूट्रल वायर, ये होता है ब्लैक यानी कि काला।
ये होता है। तो यहाँ से आपने जान लिया विकल्प नंबर हमारा 18 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि क्या होगा। यदि हमारा क्या होगा, किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि इनपुट पावर निम्न हो, हानियां निम्न हो, पावर का वास्तविक घटक निम्न हो, किलोवाट घंटा का उपभोग निम्न है। तो 19 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो बी दिया गया है, हानियां निम्न हो, क्या हो, देखिए हानियां निम्न हो, यानी कि 19 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि हानियां निम्न हो। किसी मशीन की दक्षता निम्न होगा जब इसकी हानियां क्या होंगी, हानियां निम्न हो जाएंगी। तो 19 का दोस्तों देख लीजिए, किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी तब जब हानियां निम्न होंगी। मशीन की दक्षता अधिक होगी कब, जब इसकी हानियां क्या होंगी, निम्न होंगी। तो देखिए इफिशियंसी हम जानते हैं आउटपुट बटे इनपुट, अर्थात इनपुट माइनस लॉसेस अपान का इनपुट होता है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। अगला दोस्तों देख लीजिएगा कुल मिलाकर के 20वां नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिएगा कहा गया है कि मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है, हानियां घटा करके बढ़ाया जा सकता है, हानियां बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है, फिर कह रहा हानियां को स्थिर रख करके बढ़ाया जा सकता है, दक्षता पर हानियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देख लीजिएगा मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है, हानियां घटा करके बढ़ाया जा सकता है। 20 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है, हानियां घटा करके बढ़ाया जा सकता है, तब ऐसा हो सकता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है भाई, इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि प्रतिशत वोल्टता नियामक डॉट डॉट इंटू 100, जहां VNL नो लोड वोल्टता है और VFL फुल लोड वोल्टता है। तो इसका फॉर्मूला हमारा कह रहा क्या बनेगा, देख लीजिएगा प्रतिशत वोल्टता, अगर इसको हम लिखेंगे 21 का, देख लीजिएगा प्रतिशत, आगे लिख दीजिएगा वोल्टेज रेगुलेशन, प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन, प्रतिशत वोल्टेज, आगे लिख दीजिएगा रेगुलेशन। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन जो हमारा हो जाएगा, प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन हमारा हो जाएगा VNL, देख लीजिएगा VNL, देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे VNL, और आगे दोस्तों देखेंगे V, आगे लिख दीजिएगा NL माइनस का VFL, देखिए VFL अपान का दोस्तों हो जाएगा हमारा कितना, VFL, VF और यहाँ पे हो जाएगा L, इंटू हो जाएगा हमारा 100। ये फार्मूला होता है दोस्तों, देख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फार्मूला हो जाएगा। तो इतना अगर दोस्तों देखेंगे तो 21 का हमारा VNL माइनस का VFL अपान का VFL देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपने जान लिया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे अगर कहा जाए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 22वां नंबर, और 22 नंबर में कहा है पोटेंशियोमीटर का नियोजन निर्भर करता है इनके तार के व्यास पर, या फिर दोस्तों इसके तार के लंबाई पर, इसके तार के आयतन पर, उपरोक्त ए और बी दोनों पर। तो 22 का अगर दोस्तों देखेंगे बी ऑप्शन, पोटेंशियोमीटर का नियोजन निर्भर करता है इसके तार के लंबाई पर। किस पर निर्भर करेगा भाई, इसके तार के लंबाई पर निर्भर करेगा। किसका, पोटेंशियोमीटर का नियोजन निर्भर करता है, नियोजन निर्भर करता है इसके तार की लंबाई पर। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा पोटेंशियोमीटर का नियोजन इसके तार की लंबाई पर निर्भर करता है, ये आपने जान ही लिया है। अब दोस्तों अगर और जानेंगे तो फिर यहाँ पे होता है, यह एक AC व DC दोनों राशि पर कार्य करने वाला AC पॉट तथा DC पॉट से प्रसिद्ध है। किसी सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करता है या दो बिंदु के बीच विभवांतर को भी ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो पोटेंशियोमीटर का नियोजन निर्भर करता है इसके तार की लंबाई पर। तो यहाँ पे 22 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 23 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 23 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न में किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न में किया जाता है। तो दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर में 4 प्रकार के स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है DOL स्टेटर,
स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्लिप रिंग स्टार्टर। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग निम्न में किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों त्रिकला प्रेरण मोटर। देख लीजिएगा दिया गया है त्रिकला प्रेरण मोटर। तो हम दोस्तों आपको बता दूं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर यानी कि त्रिकला प्रेरण मोटर का जो प्रयोग किया जाता है वो 4 प्रकार के स्टेटरों में प्रयोग किया जा सकता है। देखिए ये हमारा हो जाएगा त्रिकला का 4 प्रकार के मोटरों में प्रयोग किया जाता है। 4 आगे लिख दीजिएगा प्रकार के मोटर में आगे लिखेंगे प्रयोग किया जाता है, किया आगे लिख दीजिएगा जाता है। 4 प्रकार के मोटरों में प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा पहला पॉइंट अगर यहाँ पे आप लिखेंगे तो पहला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा DOL स्टेटर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा DOL स्टार्टर, यहाँ पे हम लिख देंगे स्टार्टर। ये कितना होता है 5 हार्स पावर के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे ये होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसका प्रयोग 5 हार्स पावर से लेकर के 20 हार्स पावर तक प्रयोग किया जाता है। तीसरा दोस्तों देख लीजिएगा, तीसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। देखिए यहां से अगर आप लिखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इसको हम 20 हार्स पावर से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा से अधिक आगे लिख दीजिएगा से अधिक। चौथा हमारा एक होता है, ये होता है दोस्तों देख लीजिएगा ये होता है स्लिप रिंग स्टार्टर। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे स्लिप रिंग स्टार्टर। स्लिप रिंग स्टार्टर का प्रयोग दोस्तों केवल स्लिप रिंग मोटरों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग स्लिप रिंग के लिए ही किया जाता है। देखिए स्लिप रिंग देख लीजिएगा, इसका प्रयोग जो होता है दोस्तों स्लिप रिंग के लिए ही प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाएगा ये स्लिप रिंग के लिए प्रयोग में आता है। किसके लिए आता है प्रयोग में दोस्तों स्लिप रिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर देखेंगे तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा आगे हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे 23 का भी हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा और 24 नंबर में कहा है कि सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि होती है कैपेसिटर स्टार्ट विधि होती है। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे अच्छी और सबसे सस्ती उपयुक्त विधि होती है कैपेसिटर स्टार्ट विधि होती है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा सी के साथ देख लीजिएगा 24 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 25 नंबर और यहाँ पे कहा है कि बड़े तुल्यकालिक जनरेटरों में उत्तेजन हानि उस समय होती है जब उच्च अग्रगामी पावर फैक्टर लगातार बना रहता है या फिर दोस्तों बड़े या डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है। तो यही हमारा हो जाएगा उस समय पे दोस्तों कि डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है। ये जब बड़े तुल्यकालिक जनरेटरों में उत्तेजन हानि उस समय होती है जब डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है। ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर बी ऑप्शन पे। तो 25 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 26 नंबर दोस्तों देख लीजिए कहा गया कि तुल्यकालिक मोटर की बनावट निम्नलिखित के समान होती है। तुल्यकालिक मोटर की बनावट निम्नलिखित के समान होती है। डीसी संयुक्त पद मोटर, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, डीसी शंट जनरेटर, अल्टरनेटर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 26 का हो जाएगा डी ऑप्शन अल्टरनेटर, यानी कि तुल्यकालिक मोटर की बनावट अल्टरनेटर के समान होती है। तुल्यकालिक मोटर की बनावट किसके समान होती है? अल्टरनेटर के समान होती है। 26 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 27 नंबर और यहाँ पे कहा है कि बड़े आकार में एमजी सेट में प्रयुक्त एसी मोटर होती है। बड़े आकार में एमजी सेट में प्रयुक्त एसी मोटर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है। देखिए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती हैं
जो कि दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 27 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उद्योगशालाओं में प्रायः एमजी सेट प्रयोग किया जाता है। यह एक सिंगल फेज या 3 फेज मोटर तथा एक शंट अथवा कंपाउंड जनरेटर का संयुक्त रूप होता है। यानी कि बड़े आकार में एमजी सेट में प्रयुक्त एसी मोटर होती हैं दोस्तों, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती हैं। ये दिया गया है ए ऑप्शन। तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा गया है अगर पोल स्विच 8 है और पोल की संख्या भी 8 है तो आर्मेचरों स्लॉटों की संख्या कितनी होगी। आर्मेचर स्लॉटों की संख्या कितनी होगी, तो यहां से अगर आप देखेंगे, देख लीजिएगा 28 नंबर क्वेश्चन जो बताया गया है यहाँ पे पोल, देखिए पोल कितने बता दिए गए, पोल पिच देख लीजिएगा, पोल पिच कितने बता दिए गए 8, और फिर पोलों की संख्या कितनी बता दी गई है। देखिए यहाँ पे पोलों की संख्या अगर देखेंगे, पोलों की संख्या, तो पोलों की संख्या भी 8 बता दी गई है। तो कह रहा आर्मेचर स्लॉटों की संख्या, देखिए आर्मेचर स्लॉट, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे आर्मेचर, आगे ले दीजिएगा स्लॉट, आर्मेचर स्लॉट अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए पोल पिच इन पोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 64। दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई 28 का विकल्प नंबर यहाँ से बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देख लीजिएगा 29 नंबर, और इस पे कहा गया है यदि रिवाइंडिंग के पश्चात यह पाया जाता है कि कैपेसिटर प्रकार की केबल फैन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो गई है, तो घूर्णन दिशा को पुनः परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाएगा। देखिए यदि रिवाइंडिंग के पश्चात यह पाया जाता है कि कैपेसिटर प्रकार की टेबल फैन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो गई है, तो घूर्णन दिशा को पुनः परिवर्तित करने के लिए स्रोत संयोजन को अंतः बदल करें, कैपेसिटर के संयोजन परिवर्तित करें, रेगुलेटर के संयोजन परिवर्तित करें, मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभन कुंडलन के संयोजन परिवर्तित करें। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभन कुंडलन के संयोजन के लिए परिवर्तित करें। दिया गया है 29 का हमारा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है, कहा गया है कि प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चोक संयोजन करने का उद्देश्य है पावर फैक्टर को कम करना, वोल्टता को अत्यधिक करना, विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना, या विद्युत स्फुलिंग को रोकना। तो 30 का हो जाएगा प्रदीप्त प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चोक संयोजित करने का उद्देश्य विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना होता है। ये दिया गया है देख लीजिएगा 30 का सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 30 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 30 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 31 नंबर, और 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। तो यहाँ पे कहा गया कि सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित होती हैं। जो सड़कों में जो बत्तियां लगाई जाती हैं उनको किस क्रम में लगाया जाता है, तो वो दोस्तों समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रीट गलियों या स्ट्रीट गलियों में जो स्ट्रीट लाइट लगाई जाती हैं वो समांतर किस संयोजित में होती है, किस क्रम में होती है, तो वो होती है दोस्तों हमेशा उसको आप ध्यान रखिए समांतर क्रम में होती है। तो 31 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 32 नंबर, और इस पे कहा गया है कि विद्युत नियमन के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होना चाहिए, रोधी के निकट, मध्य में, प्रारंभ में, छोर पर। तो 32 का हमारा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन, विद्युत नियमन के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होनी चाहिए, तो ये मध्य में यानी कि मिड स्पैन में नहीं होनी चाहिए। 32 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा भाई। आगे देख लीजिएगा 32 का बी, विद्युत नियमन के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन मध्य स्थान पर ट्रिप नहीं होना चाहिए। तो 32 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 33 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 3 फेज विद्युत वितरण पट्ट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का परास होता है। 3 फेज
विद्युत वितरण पट्ट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का परास होता है? 0 से 25 वोल्ट, 0 से 100 वोल्ट, 0 से 250 वोल्ट, 0 से 500 वोल्ट। तो दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0 से 500 वोल्ट। देख लीजिएगा, 3 फेज विद्युत वितरण नियंत्रण पट्ट का प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का परास 0 से 500 वोल्ट होता है। ये 3 फेज में 440 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज पाई जाती है, जिसमें वोल्ट मीटर का परास उच्च होना चाहिए, जिसमें 3 फेज की वोल्टता मापी जा सके। परास उच्च होने पर विद्युत वितरण नियम पट्ट से 3 फेज की वोल्टता मापी जा सकती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 फेज विद्युत वितरण पट्ट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का परास दोस्तों कितना होता है? 0 से 500 वोल्ट होता है। यानी कि 33 का हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 33 से हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा गया है कि केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है? थर्मोस्टेट द्वारा, डायोड द्वारा, आरटीडी द्वारा या डीआईएसी यानी कि डैक द्वारा। तो 34 का अगर यहाँ पे देखेंगे तो केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान थर्मोस्टेट द्वारा नियंत्रित होता है। किसमें दोस्तों होता है? थर्मोस्टेट द्वारा। ये हो जाएगा 34 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 34 के बाद 35 नंबर कहा गया कि एक खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता है। एक खुला चक्र देख लीजिएगा, एक खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता दोस्तों कितनी होती है? 50% तक होती है। एक खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता 50% तक होती है। ये दिया गया है 50% दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 35 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 35 के बाद 36 नंबर, और 36 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन में क्या होगा। देख लीजिएगा, प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन में कह रहा क्या होगा। तो प्राथमिक ग्रिड स्टेशन में वितरण और सर्विस लाइन के लिए आवश्यक वोल्टेज की आपूर्ति के लिए वोल्टेज कम किया जाता है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो 36 का देखिए, प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन में वितरण और सर्विस लाइन के लिए आवश्यक वोल्टेज की आपूर्ति के लिए वोल्टेज कम किया जाता है, दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 36 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा गया है कि विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 मेगर ओम प्रति किलोमीटर विनिर्दिष्ट किया गया है। तो 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा? 50 मेगा ओम, 250 मेगा ओम, 1250 मेगा ओम या 125 मेगा ओम। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो जो 37 का हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को अगर आप हल करेंगे तो देख लीजिएगा हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। यहाँ पे हो जाएगा R1 अपान का R2 बराबर जहां पे L2 अपान का L1। देखिए इन सारी वैल्यूओं को आप पुट करेंगे। देखिए R1 कितना दिया गया है? ये दिया गया है R1 250 दिया गया है, तो यहाँ पे आप रख लेंगे 250 रख लेंगे। फिर यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा देख लीजिएगा अगला आगे देख लीजिएगा 250 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे R1 के बाद दोस्तों आप R2 का वैल्यू नहीं आपको पता है तो आप R2 की जगह पे R2 ही रख देंगे। और L2 दोस्तों देख लीजिएगा हमको 200 दिया गया है, 200 मीटर ये हमारा क्या है? L2 पता है। और L1 दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 1000 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा? L1 हमारा 1000 मान लिया जाएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा R2 बराबर आ जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा कुल मिलाकर के R2 कितना आ जाएगा? यहाँ से R2 हमारा निकल करके वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी दोस्तों देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा यहाँ पे 200 भाई यहाँ पे ठीक है L2 अपान का L1 हो गया, और 200 बटे 1000 हो गया। देखिए 2 से अगर इसको आप कट करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे 25 पंचे 125 यानी कि 1250 आ जाएगा। तो ये R2 कितना आ जाएगा हमारा? 1250 आ जाएगा। 1250 मेगा ओम आ जाएगा, मेगर ओम। तो ये दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 37 का यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 37 के बाद दोस्तों 38 नंबर देख लीजिएगा, और 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है
कि चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले क्या होता है। देखिए अधिक तीव्र होता है, आकार में बड़ी होता है, अधिक धीमी होती है या आकार में छोटी होती है। तो 38 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी अधिक धीमी होती है, ये हो जाएगा 38 का हमारा सी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले अधिक धीमी होती है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 38 के बाद हम लोग 39 नंबर देखेंगे और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है। तो ये स्विच की भांति जो कार्य नहीं करती है वो दोस्तों ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर केवल स्विच की भांति व्यवहार नहीं करती है और बाकी देखिए सभी हमारे स्विच की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये हो जाएगा 39 का विकल्प नंबर सी। देख लीजिएगा ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्विच की भांति कार्य नहीं करती है, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 39 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 40 नंबर में कहा है कि सामान्य लाउड स्पीकर की प्रतिरोध रेटिंग क्या होती है। सामान्य लाउड स्पीकर की जो प्रतिरोध रेटिंग जो होती है दोस्तों वो हो जाएगी हमारा 8 ओम होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो सामान्य लाउड स्पीकर होता है उसकी प्रतिरोध रेटिंग हमारी 8 ओम मानी जाती है। कितनी होती है दोस्तों 8 ओम। 40 का विकल्प नंबर हमारा ए, यहाँ पे आप लिख देंगे 8 ओम लिख देंगे, ये हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाउड स्पीकर द्वारा उत्पादित ध्वनि का मापन डेसिबल में होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और यह 1 वाट तथा 8 ओम प्रतिरोध तथा 2.83 वोल्ट आरएमएस मान के निवेश के साथ 1 मीटर पर मापा जाता है। तो ये बातें हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। कुल मिलाकर डेसिबल सामान्य ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं और सामान्य लाउड स्पीकर की प्रतिरोध रेटिंग दोस्तों 8 ओम होती है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 41 नंबर क्वेश्चन पे जो दिया गया है और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है। विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज दोस्तों एडवेयर कहलाता है। क्या कहलाएगा एडवेयर। देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे मौजूद है। 41 का विकल्प नंबर हमारा बी, देख लीजिएगा क्या हो जाएगा एडवेयर। देख लीजिएगा एडवेयर कहलाता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 42 नंबर क्वेश्चन और इस पे हमारा कहा है कि ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। अर्धचालक पर, इलेक्ट्रॉन के प्रतिरोध पर, उच्च वोल्टेज परिपथ पर या एसी परिपथ पर। यानी कि 42 का अगर देखेंगे ओम का जो नियम होता है वो अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। तो 42 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ओम का नियम दोस्तों अर्धचालक पर नहीं लागू होता है, बाकी और सभी पर लागू होता है। तो ये विकल्प नंबर 42 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 1 मिली वाट शक्ति किसके बराबर है। देख लीजिएगा 1 मिली वाट बराबर जो शक्ति होती है, देखिए 1 मिली, आगे हम लिख देंगे 1 मिली वाट बराबर 1/1000 वाट होता है। इसी को हम लिख सकते हैं या करके 10 की पावर -3 वाट भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा ये दिया गया है 1/1000 वाट। ऑप्शन नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए 1 मिली वाट शक्ति किसके बराबर होता है 1/1000 वाट के, चाहे तो इसको आप अथवा करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कुल मिलाकर के यहां से आपको पता चल गया कि 43 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 44 नंबर और इस पे कहा है कि धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित के प्रवाह के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण, इलेक्ट्रॉन और आयन के, प्रोटॉन के या फिर दोस्तों आवेशित कण के। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित में प्रवाह के कारण होता है। तो वो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। किसके प्रवाह के कारण, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है तथा प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। देख लीजिएगा यहां से अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर जो होता है, इलेक्ट्रॉन एक ये क्या होता है ऋण आवेशित होता है। ये क्या लिखेंगे आप ऋण आवेशित, देख लीजिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया ऋण आवेशित हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन जो होता है वो हो जाएगा धन आवेशित, तो यहाँ पे हम लिख देंगे धन आवेशित लिख देंगे। ठीक है भाई, धन आवेशित हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा धन आवेशित हो जाएगा, प्रोटॉन धन आवेशित कण है।
न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात जब आएगी तो कोई आवेश नहीं होता। क्या होता है? कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं होता। ठीक है भाई, ये हो गया। तो कुल मिलाकर के आपने जान लिया 44 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब 45 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि दो वैद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निर्दिष्ट करा जाता है। दो वैद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निर्दिष्ट कराया जाता है। तो दोस्तों दो वैद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए संपर्कों के समांतर में कैपेसिटर लगा, संपर्कों के साथ समानांतर में कैपेसिटर लगाया जाता है, जो कि ए ऑप्शन पे दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 45 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 45 के बाद हम लोग देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा गया है कि एसी परिपथ में धारा की दिशा। देखिए एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? तो एसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन पल से पल में बदलती है। देखिएगा एसी परिपथ में धारा की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है, हमेशा एक ही दिशा में होती है, पल से पल में बदलती है। ये दिया गया है विकल्प नंबर सी। तो 46 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एसी परिपथ में धारा की दिशा पल से पल में बदलती रहती है। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ, देख लीजिएगा ए नहीं दोस्तों सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 46 के बाद 47 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि धारा ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है? फ्लेमिंग के, एम्पियर के, वोल्ट के, या फिर दोस्तों कूलाम के। दोस्तों बता दें कि धारा ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच बल एम्पियर के नियम की परिभाषा के लिए प्रयोग होता है। एम्पियर के नियम की परिभाषा के लिए प्रयोग होता है, दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 47 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 48 नंबर, और इस पे कहा गया है कि विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, किसके जरिए हो सकता है दोस्तों? ये होता है चालकों के माध्यम से प्रवाहित होता है। ये हो जाएगा 48 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 48 के बाद हम लोग देखेंगे सीधा 49 नंबर पे आ जाएंगे, और 49 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होता है? इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 50 जो घंटा दिया गया है, देख लीजिएगा 50 जो दिया 50 ओम वाट देखिए दिया है ना ए ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 49 का, तो ये ए ऑप्शन जो दिया गया 10 ओम से 50 वाट, इस पर हमारा क्या होता है? प्रतिरोध का साइज या अधिकतम होता है 10 ओम से 50 वाट तक। देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है कहाँ पे? ए ऑप्शन पे। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होता है? 10 ओम से 50 वाट तक होता है। तो 49 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 50 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है, प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा? ये बात बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, हम कितने समय तक कार्य करेगा हमको निकालना है, समय टी निकालना है। तो हम जानते हैं टी बराबर हमारा फार्मूला होता है ई अपान का वी आई होता है। क्या होता है? वी आई। अब देख लीजिएगा ई आप वही रख देंगे, और वी की जगह पे हम फार्मूला फिर जानते हैं क्या होता है? ये होता है v की जगह पर होता है वी आई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं दोस्तों? देख लीजिएगा वी आई की जगह पे हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपान का आर लिख सकते हैं। तो ये आई की जगह देखिए, ये आई बराबर, जहां दोस्तों आप जानते हैं आई, जहां ये आई बराबर वी अपान का आर होता है, तो जब इस जगह पर रखेंगे तो ये वी स्क्वायर अपान का आर ये इस टाइप से बन जाएगा। तो बस अब दोस्तों इसी को सॉल्व कर दीजिएगा। ई का मान आप दोस्तों जानते हैं, देख लीजिएगा ई का मान हमारा कितना दिया गया है? ई का मान यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 10 वोल्ट। देखिए ई का हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा, इंटू ये देखिए आर ऊपर आ जाएगा, तो ये आर का मान आप क्या रख देंगे? इस जगह पे 500 रख देंगे, अपान का हमारा क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर। तो वी का मान देख लीजिएगा 100 वोल्ट दिया गया है, तो 100 मल्टीप्लाई 100 आप 2 बार रख सकते हैं। देख लीजिएगा 100 मल्टीप्लाई 100, देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो देखिए 4 जीरो हमको कट करने, 4 जीरो कट कर दिया, तो ये आ गया ऊपर 50 आ गया। तो कुल मिलाकर के हमारा कितना आ गया? 50। देख लीजिएगा जो समय आया हमारा 50 प्रति घंटे आ गया। तो ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो यहाँ से देखेंगे तो 50 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 51 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि फेराइट निम्नलिखित से संबंध है। फेराइट निम्नलिखित से संबंध है लौह चुंबकीय सामग्री से, पराचुंबकीय सामग्री से, अनचुंबकीय सामग्री से, फेरी चुंबकीय सामग्री से। तो 51 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर अगर देखेंगे दोस्तों तो डी, यानी कि फेरी चुंबकीय सामग्री से फेराइट निम्नलिखित से संबंधित होता है, तो फेरी चुंबकीय सामग्री से संबंधित होता है। तो 51 का डी के साथ देख लीजिएगा, 51 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 51 के बाद हम लोग आ जाएंगे 52 नंबर पे, और 52 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये दिए गए हैं। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 52 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब क्या होता है? विद्युत क्षेत्र प्रसारित होता है, या फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र ढह जाता है। तो हम आपको दोस्तों बता दें, जब ऐसा होता है कि विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जब उत्क्रमित होती है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। 52 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट एवं परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 53 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन फ्लक्स की एक इकाई नहीं है? फ्लक्स की इकाई दोस्तों जो नहीं है, देख लीजिएगा फ्लक्स की इकाई हमारा वेबर होता है, मैक्सवेल होता है, और ये टेस्ला जो होता है ये नहीं होता है। फ्लक्स की एक इकाई नहीं है टेस्ला, ये हमारा 53 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि निम्न में से कौन फ्लक्स की एक इकाई नहीं है? टेस्ला नहीं है। तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 54 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है या कहलाता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन हम देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा कहा गया है कि सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? प्रविष्टंभता कहलाएगा, चुंबकीय वाहक बल कहलाएगा, विद्युतशीलता कहलाएगा, या फिर दोस्तों प्रतिष्ठंभ कहलाएगा। यहां से अगर दोस्तों देखें तो ये हो जाएगा प्रतिष्ठंभ कहलाएगा। ये दिया गया है विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी, ऑप्शन डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 54 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे वह पदार्थ का वह गुण जो अपने से चुंबकीय फ्लक्स से उत्पन्न होने का विरोध करता है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो चुंबकीय फ्लक्स के पथ या मार्ग में प्रस्तुत प्रतिरोध जो होता है प्रतिष्ठंभ, यानी कि इसको अंग्रेजी बोलेंगे तो बोलेंगे रिटक्टेंस बोलेंगे, ये हमारा इसका क्या करता है? विरोध करता है। तो ये हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा यहाँ पे 54 का विकल्प नंबर हमारा जो डी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 55 से लेकर के 57 नंबर तक के क्वेश्चनों को दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो लेंज नियम जो होता है वो किरचॉफ का धारा संबंधी नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। देख लीजिएगा लेंज का जो नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 55 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फैराडे का नियम दोस्तों ईएमएफ पर निर्धारित होता है। देख लीजिएगा ये प्रेरित ईएमएफ जो लिखा है ये किसके नियम पर होता है? ये फैराडे के नियम पर होता है। ठीक है भाई। और लेंज का नियम जो होता है वो ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 56 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डीसी परिपथ के सारे नियम एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं, जिनमें होता है केवल धारिता होती है, केवल प्रतिरोध होता है, केवल प्रेरकत्व होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। तो हम आपको बता दें कि डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें केवल प्रतिरोध होता है, जिनमें केवल क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ये दिया गया है विकल्प नंबर हमारा बी। तो 56 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 56 के बाद हम लोग 57 नंबर देखेंगे, और 57 नंबर पे कहा है कि एक संधारित्र की इंपीडेंस डीसी के लिए क्या है? एक संधारित्र की इंपीडेंस डीसी के लिए क्या है? बहुत उच्च है, ऋणात्मक है, शून्य है, या फिर दोस्तों धनात्मक है। तो 57 का देखेंगे तो एक संधारित्र की प्रतिबाधा डीसी के लिए बहुत उच्च होता है, क्योंकि डीसी आपूर्ति के लिए यह ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है, यानी कि बहुत उच्च होता है। देख लीजिएगा ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 57 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा। और अगला हम देखेंगे 57 के बाद देखेंगे दोस्तों 58 से 60 नंबर तक के क्वेश्चनों को। यहाँ पे कहा है यदि
म्यू एफ धारिता वाला संधारित्र 8 वोल्ट पर आवेशित है तो संधारित्र में भंडारित ऊर्जा होगी। तो संधारित्र में भंडारित ऊर्जा पूछा गया है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये संधारित्र कितना बताया गया, इतनी धारिता यानी कि सी का वैल्यू बता दिया गया 0.2 म्यू एफ बता दिया गया। और दोस्तों ये जो 8 वोल्ट बताया गया, ये हमारा क्या है, विभवांतर दिया गया है 8 वोल्ट का। अब इसका फार्मूला जो होता है, हमारा फार्मूला दिया गया है, इस जगह पे देख लीजिएगा, फार्मूला हमारा हो जाएगा U बराबर हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर होता है। बस इसी में सारी वैल्यूओं को पुट करना है। देख लीजिएगा 1/2 हम वही रख देंगे, C का मान हमारा दिया गया 0.2 और V का मान दिया गया 8 × 8 रख देंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा 2 से अगर इसको कट करेंगे तो ये अपान का यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 64 अपान का 10, इसको हम लिख सकते हैं 6.4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6.4 लिख देंगे। तो यहां से तो हमारा आ गया ये 6.4 हमारा इतना आ गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा जो ये म्यू दिया गया है, अगर यहाँ पे 6.4 म्यू हम वही लिख देंगे, ठीक है भाई। ये अब दोस्तों ये जो म्यू का वैल्यू होता है दोस्तों देख लीजिएगा, जहां पे म्यू बराबर होता है, देखिए 6.4 इंटू हमारा हो जाएगा 10 की पावर 6, देखिए 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, जूल में बन जाएगा। तो ये कहां पे दिया गया, देखिए 6.4 इंटू 10 की पावर -6 जूल दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 58 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 58 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 58 के बाद हम लोग देखेंगे 59 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया, कहा गया कि यदि 4 कैपेसिटरों हो जिनमें प्रत्येक की धारा 80 म्यू एफ है तो समानांतर में जोड़ दिया जाए तो शुद्ध धारिता होगी। देखिए 4 कैपेसिटरों को समानांतर में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो ये हमारा समानांतर में जोड़ने से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा 59 नंबर में दिया गया है समानांतर में जोड़ेंगे। तो देखिए कैपेसिटर यानी कि सी बराबर आप लिख दीजिएगा, यहां से हम लिखेंगे सी बराबर, देखिए C1 प्लस का C2 प्लस का C3 प्लस का C4, C1 C2 C3 C4। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो C1 दिया गया है 80, फिर ये हो जाएगा 80, फिर ये हो जाएगा 80 और फिर आगे भी हो जाएगा 80। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। यही 320 हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है म्यू, आगे लिख देंगे एफ। ये दिया गया है कहां पे, डी ऑप्शन पे। तो 59 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा यहाँ पे देखेंगे 59 के बाद हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 60 नंबर में कहा 4 संधारित्रों की कुल संधारिता 1 म्यू एफ, 2 म्यू एफ, 3 म्यू एफ तथा 4 म्यू एफ श्रेणीबद्ध क्रम रूप में संयोजित है तो इनका कुल कैपेसिटेंस होगा। देख लीजिएगा इनका कुल कैपेसिटेंस निकालना है, तो अगर इनको हम किस में जोड़ेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन पे इनको हमको जोड़ना है श्रेणी क्रम में। देखिए जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 1/1 प्लस का 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/4। तो यहां से फाइनली 1 यहाँ पे आ जाएगा सी बराबर 4 3 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली दोस्तों देखेंगे 12 6 18, 18 2 20 2 22, 22 3 25 हो जाएगा, 25 हमारा 12 हो जाएगा। तो ये 1/सी। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए सी का वैल्यू निकल आएगा 12/25 निकल करके आएगा। 12/25 को अगर आप हल करेंगे, देखिए 25 चौको 100 तो 4 पॉइंट, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0.48 आ जाएगा, 0.48। देखिए यहाँ पे आप लिख देंगे म्यू एफ। ये देख लीजिए कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद हमारा सी ऑप्शन पे। तो 60 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 60 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 61 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है 61 नंबर पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि वोल्टेज में अकस्मात वृद्धि का कारण हो सकता है। वोल्टेज में अकस्मात वृद्धि का कारण हो सकता है, शून्य भार पर संधारित्र ऑन है, पूर्ण भार पर संधारित्र ऑन है, संधारित्र का स्विच ऑफ है, शंट रिएक्शन परिपथ में ले लिए गए हैं। तो यहां से देखेंगे तो 61 का हो जाएगा वोल्टेज में अकस्मात वृद्धि का कारण शून्य भार पर संधारित्र ऑन होना। देखिए शून्य भार पर संधारित्र ऑन होना ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा 61 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा प्रेरकत्व की यूनिट पूछी गई है। देखिए
प्रेरकत्व की जो यूनिट होती है वो दोस्तों हेनरी होती है। क्या होती है? हेनरी होती है। प्रेरकत्व का यूनिट जो होता है हेनरी होता है। अब प्रतिरोधकता का जो यूनिट अगर जानेंगे तो उसका ओम मीटर होता है। और यहाँ पे प्रतिरोध का धारिता मात्रक ओम तथा फैरड होता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रेरकत्व की यूनिट क्या हो जाएगी? हेनरी। यहाँ पे 62 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 63 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है किसी कुंडली की प्रेरकत्व निम्नलिखित पर निर्भर करती है। किसी कुंडली की प्रेरकत्व निम्नलिखित पर निर्भर करती है। वायर के टर्नों की संख्या पर, क्रोड की सामग्री पर, वायर के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर, इनमें से सभी पर। तो 63 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो डी दिया गया है कि किसी कुंडली के प्रेरकत्व निम्नलिखित पर निर्भर करता है। वायर के टर्नों की संख्या पर भी निर्भर करता है, क्रोड की सामग्री पर भी, और वायर के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर भी। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो इनमें से सभी, यानी कि 63 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 64 नंबर, और इस पे कहा गया है कि 200 वोल्ट के लाइन से जुड़े 40 वाट के एक बल्ब को जलाया जाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम हो तो प्रति सेकंड तंतु से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ये बात यहां से बताई गई है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए हम जानते हैं 64 नंबर क्वेश्चन को अगर हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P बराबर VI होता है। तो सब कुछ यहाँ पे वैल्यू दोस्तों देख लीजिएगा, P बराबर VI होता है। तो यहाँ पे P बराबर मतलब P बराबर VI होता है। तो यहां से अगर I का मान आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? P अपान का V बन जाएगा। अब देखिए P का मान हम जानते हैं यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे कहना 40 वाट। देखिए P का मान 40 हो जाएगा, और V का मान देखिए कितना बताया गया? 200 वोल्ट। तो यहाँ पे आप रख देंगे 200 वोल्ट। देखिए कितना आ जाएगा? फाइनली 1/5 आ जाएगा। 1/5 को अगर आप देखेंगे तो ये हमारा इतना रहने दीजिएगा। अब देख लीजिएगा Q बराबर आप निकालेंगे तो Q बराबर होता है IT। I का मान दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कितना दिया गया है? I का मान दोस्तों देख लीजिएगा 1 सेकंड, ये कहा है ना प्रति सेकंड तंतु। I का मान 1 दिया गया है, और T का मान दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? T का मान दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1/5। देख लीजिएगा ये जो हमारा I का मान आया है 1/5 रख दिया हमने, और T का मान दोस्तों देख लीजिएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमने रख दिया। अब देख लीजिएगा T का मान यहाँ पे 1 सेकंड दिया ना, I का मान हम निकाल ही चुके हैं 1/5। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अब हमारा कितना आ जाएगा? फाइनली 1/5 ये भी आ जाएगा, यानी Q का मान 1/5 ही आ गया, इतने धारिता। अब दोस्तों आगे देख लीजिएगा Q बराबर हमारा क्या? टर्नों की संख्या। Q बराबर NE होता है। देख लीजिएगा Q का मान 1/5 दिया गया है, N का मान दोस्तों हमको नहीं पता है, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। तो अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए यहां से हमारा N बराबर आ जाएगा 5 का, इसमें जब भाग करेंगे तो ये 1.25 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। बस दोस्तों देख लीजिएगा ये वैल्यू हमारे कहां पे दिया गया है? 1.25 इंटू 10 की पावर 18 ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 64 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लीजिएगा, और आगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि 65 नंबर, इसमें कहा गया है कि किसमें उच्चतम शिखर गुणक है? किसमें उच्चतम शिखर गुणक है? तो पूर्ण तरंग दिष्टकृत ज्या तरंग में उच्चतम शिखर गुणक होता है। देखिए पूर्ण तरंग दिष्टकृत ज्या तरंग दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 65 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 65 के बाद हम लोग 66 नंबर देखेंगे, और इस पे कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा प्रतीक जीनर डायोड का है? जीनर डायोड का प्रतीक चिन्ह बताना है। तो जीनर डायोड का जो प्रतीक चिन्ह होगा तो दोस्तों देख लीजिएगा ये जो हमारा बन जाएगा जीनर डायोड का प्रतीक चिन्ह, ये देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे। ये जो सी इस प्रकार से बना है यही जीनर डायोड का प्रतीक चिन्ह होता है। तो ये दोस्तों हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा एनोड है, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, ये कैथोड होता है। देखिए ये एनोड होता है, इसको अगर आप लिखेंगे तो ये एनोड हो जाएगा, और इसको आप लिखेंगे तो ये कैथोड हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो ये हमारा कुल मिलाकर के देखेंगे तो 66 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 66 के बाद 67 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि भाई इस पे कहा ये गया है कि डायोड की PIV रेटिंग का मान होता है। डायोड की PIV रेटिंग का मान द्वितीयक वोल्टता का अधिकतम मान होता है।
PIV डायोड की रिवर्स बायस में उस अधिकतम वोल्टेज का मान है जो बिना ब्रेक डाउन हुए संधि पर प्रयुक्त की जा सकती है। तो यहां पे देखेंगे तो 67 का ए ऑप्शन, देखिए डायोड की PIV रेटिंग का मान द्वितीयक वोल्टता का अधिकतम मान है। तो देख लीजिएगा 67 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 68 नंबर यहां पे दिया गया कि एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है। एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण जो होता है या संयोजन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है, यानी कि किसमें काम करता है, फॉरवर्ड बायस पर काम करता है। तो यहां पे हो जाएगा परिवर्तनों का संयोजन होता है। क्या होता है दोस्तों एक प्रकार से देख लीजिएगा, ये परिवर्तनों का संयोजन होता है। दिया गया है 68 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 69 नंबर, और इसमें कहा गया है कि वैद्युत परिपथों में डायोड का प्रयोग निम्नलिखित के रूप में किया जाता है। धारा एलिमिनेटर के रूप में, दिष्टकारी के रूप में, सर्किट कट आउट स्विच के रूप में, पावर ट्रांसड्यूसर रिले के रूप में। वैद्युत परिपथों में डायोड का प्रयोग निम्नलिखित के रूप में किया जाता है। धारा एलिमिनेटर के रूप में, दिष्टकारी के रूप में, सर्किट कट आउट स्विच के रूप में, पावर ट्रांसड्यूसर रिले के रूप में। तो 69 का देखेंगे विकल्प नंबर जो बी दिया गया है दिष्टकारी रेक्टिफायर के रूप में। 69 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, आगे देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन में दिए गए, कहा गया कि वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में प्रयोग किया जाने वाला मुख्य डायोड है। तो वोल्टेज रेगुलेटर में प्रयोग किए जाने वाला मुख्य डायोड जो होता है वो जीनर डायोड होता है। क्या होता है दोस्तों, जीनर डायोड। जीनर डायोड का आपने जाना कि सिंबल कैसे बनाया जाता है, देख लीजिएगा जीनर डायोड का जो सिंबल बनता है वो हमारा इस टाइप से बनता है। देख लीजिएगा यहां से हमारा ऐसे और ऐसे, ये जीनर डायोड का हमारा सिंबल होता है। ये प्लस एनोड होता है, ये माइनस कैथोड होता है। तो ये होता है जीनर डायोड। 70 का कौन सा हो जाएगा, 70 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 70 के बाद हम लोग 71 नंबर देखेंगे। कहा है कि वह युक्ति जो भौतिक राशि की विद्युतीय राशि में परिवर्तित करती है कहलाती है। वह युक्ति जो भौतिक राशि को विद्युतीय राशि में परिवर्तित करती है ट्रांसड्यूसर कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांसड्यूसर। दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे दिया गया है। वैद्युत मापन की दृष्टि से ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है जो किसी भी मापी जाने वाली भौतिक राशि की वैद्युतीय सिग्नल के रूपांतरित करती है। मापन पद्धति में ट्रांसड्यूसर को पिकअप कहा जाता है। मतलब मापन की पद्धति में ट्रांसड्यूसर को क्या कहा जाता है, मापन की दृष्टि में। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे मापन की दृष्टि में, देख लीजिएगा मापन की दृष्टि में पिकअप कहा जाएगा, पिकअप कहा जाएगा, पिकअप कहा जाएगा। तो यहां पे हमारा हो जाएगा। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो कुल मिलाकर के 71 का दोस्तों देख लीजिएगा, 71 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 72 नंबर, और इसपे कहा है कि एक प्रेरकी वाट मीटर मापता है। एक प्रेरकी वाट मीटर जो मापता है वो दोस्तों मापता है केवल सत्य शक्ति को मापता है। क्या मापता है, केवल सत्य शक्ति। देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। 72 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और ये जो 73 से 75 दिए गए हैं इन्हीं से हमारा दोस्तों ये पार्ट फिनिश हो जाएगा। आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट 2 था। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि एक मोटर की दक्षता जो 4 किलोवाट शक्ति की है और 4 अश्व शक्ति देती है कितनी होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा मोटर की जो दक्षता है तो यहां से अगर आप निकालेंगे 4 अश्व शक्ति बराबर, देख लीजिएगा 4 अश्व शक्ति बराबर आप निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 किलो वाट। देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया 4 किलो वाट बराबर हम जानते हैं तो 1 किलो वाट बराबर दोस्तों देख लीजिए कितना होता है। यहाँ पे हम जानते हैं 4 किलो वाट का निकालना है हमको, ठीक है भाई। अब 4 किलो वाट का निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 किलो वाट का निकालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा हम जानते हैं 1 किलो वाट बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वाट बराबर आप निकालेंगे तो 1 वाट बराबर आप जो दोस्तों निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा 4 किलो वाट का निकालना है
तो बात समझिएगा, पहले जब 4 किलोवाट का निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 4 किलोवाट बराबर 746 मल्टीप्लाई दोस्तों क्या हो जाएगा 746 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 कर देंगे अपान का दोस्तों देख लीजिएगा। अब किलोवाट में है तो इसको केवल वाट में आपको निकालना है, तो इसलिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, देख लीजिए 446 मल्टीप्लाई इतना, अब बटे हमारा हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिएगा इतना ही सब कुछ दिया ही है, तो यहां से अब आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे 1 किलोवाट का निकालेंगे, देख लीजिएगा एक वाट का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 746 मल्टीप्लाई 4 बटे यहाँ पे आ जाएगा 1000, और इसको परसेंटेज में निकालना है तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और इसको अगर देखेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ जाएगा, फाइनली जो हमारा आ जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा ये बन जाएगा कुल मिलाकर, अगर देखिए 4 से इसको हम कट करते हैं तो देखिए 2 से अगर इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, ये 2 से कट करने पे देखिए 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, अब 5 से या फिर इसका ऐसा करते हैं मत कट नहीं करते हैं और सीधा हम यहाँ पे ये क्या करेंगे भाग दे देंगे। देखिए 4 का इसमें भाग करेंगे, 4 छंग 24 की 4 कैरी हो जाएगा हमारा 2, 4 चौक 16 17 18 की 8 कैरी हो जाएगा हमारा 1, 4 से 28 1 29 हो जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा इतना आ गया, और यहाँ पे दोस्तों हमारा 4000 4 का भाग करना है ना, तो यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लग गया, अभी हमको 4 का भाग देना है, तो ऐसा करते हैं ये 4 से ये 4 का भाग दे देते हैं, बचा कितना 746 बचा, तो 746 का अगर देखेंगे तो ये हमारा देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा 746 का जब देखेंगे तो ये जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा, इसको आप अगर इतना हटा दें ये हमारा देखिए ये 4000 का भाग हो जाएगा ना हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा 746 और कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे तो आ जाएगा 74.6% आ जाएगा। बस हमारा ये इतना वैल्यू बन जाएगा, यानी कि परसेंट वैल्यू अगर निकालेंगे 1 किलोवाट की तो ये आ जाएगा 74.6, तो 74.6 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 73 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 74 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा। अब 74 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि +4% स्लिप पर दौड़ने वाली किसी 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर के लिए आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड है, तो घूर्णक विद्युत वाहक बल के पूर्ण चक्रों की संख्या क्या होगी। देखिए पूर्ण चक्रों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे हम 74 नंबर हल करने जा रहे हैं 74 नंबर क्वेश्चन को, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एस देखिए हमारा क्या दिया गया है 4% दिया गया है, एस जो दिया गया है ये दिया गया है 4%, एस कितना दिया गया है 4% दे रखा है, तो भाई यहां से हमारा क्या हो जाएगा एस जो हो जाएगा ये हमारा 4% हो जाएगा। तो इसको हम और आगे अगर परसेंटेज की वैल्यू हटाकर निकालेंगे देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.04 आ जाएगा, ठीक है एस आ गया। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दोस्तों कितनी हो जाती है दोस्तों, ये हो जाएगी 50 हर्ट्ज की हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। देखिए अब एफ आर बराबर हमारा फार्मूला होता है एस एफ होता है, एस एफ होता है, एस का मान दोस्तों देख लीजिए 0.04 निकाल चुके हैं, और एफ का मान दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे 50 दे रखा हमने 50 रख दिया। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 5 चौक 20, देख लीजिएगा 20 रख दिया, और कितने अंक बाद दशमलव रख देंगे, यहाँ पे 1 जीरो भी हमारा इसका बढ़ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये जो हमारा एफ आर की वैल्यू जो आ जाएगी ये केवल आ जाएगा 2 हर्ट्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 हर्ट्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर ये हो जाएगा 2 हर्ट्ज, देखिए 2 हर्ट्ज हमारा हो जाएगा, इसको आप 2 हर्ट्ज लिख देंगे तो भी सही है। आप अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 साइकिल सेकंड लिख सकते हैं, CYCLE साइकिल सेकंड लिख सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा हो जाएगा 2 साइकिल प्रति सेकंड या 2 चक्र प्रति सेकंड दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 74 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के इस अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन में कहा है कि 2 वे सिग्नल पोल स्विच निम्नलिखित के कनेक्शन का कंट्रोल करता है। 2 वे सिग्नल पोल स्विच निम्नलिखित के कनेक्शन का कंट्रोल करता है। 2 वे सिग्नल पोल स्विच के एक वायर की 2 स्थितियों में कनेक्शन का कंट्रोल करता है, यानी कि एक वायर की 2 स्थितियों में कंट्रोल करता दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 75 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप से दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे
व्हाट्सअप आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़िएगा। और साथ में दोस्तों यदि आपको कोई भी इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ये पार्ट कैसा लगा आप हमें इसका राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर मैथ की क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज इवनिंग से आपको मैथ की क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए अब आपको कंटिन्यू, मैं बोल रहा हूं कि रेगुलर तरीके से आपको मैथ की क्लास कंटिन्यू मिलेगी। जल्दी ही हम लोग मैथ की क्लास को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय।